So we'll start with next question, that is question number 17. A bus begins to move with an acceleration of 1 meter per second square. A man who is 48 meter behind the bus starts running at 10 meter per second to catch the bus. The man will be able to catch the bus after. Hmm? तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हम लोग भी ऐसा करते हैं ना, ये रोड है जिस पे बस चलने वाला है, बस खड़ा है, फिर हमको लगता है कि अच्छा बस खड़ा है, टाइम है अभी बस को चलने में। ओके, फिर बस खड़ा है तो हम भी फिर बाहर आके अपने दोस्तों यारों के साथ गप्पे मारते हैं, हाँ है और टाइम है बस को। लेकिन बस ने चलना शुरू कर दिया, तो बस चलना शुरू कर दिया आगे, तो बस चलना शुरू कर दिया तो हम उसके पीछे पीछे भागे, और पीछे पीछे भागे तो बस को पकड़ना है। तो बस को पकड़ना है और आप 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहे हो, तो कितने टाइम के बाद बस को पकड़ोगे, ऐसा क्वेश्चन है। तो पहले तो बस खड़ा था, तो यू इक्वल्स टू 0 था। फिर बस चलना चालू कर दिया विथ एक्सेलेरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बराबर। तो बस ने टी टाइम में, ऐसा मान लो कि इन टी सेकंड्स में बस जब यहां से यहां आया, कितने टाइम में आया, टी सेकंड्स में आया, उतने ही टी सेकंड्स में तुमको यहां से यहां आना है, तब जाके बस को तुम पकड़ पाओगे, नहीं तो बस छुट गई और तुम वहीं रह गए। गुड। तो अभी आपसे पूछा है कितने टाइम के बाद यू विल बी एबल टू कैच द बस। ऐसा ही और एक टाइप का क्वेश्चन आएगा आगे, ये थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वर्जन होगा, वो हम लोग देखेंगे। पर पहले अभी हमको ये समझना है कि कितने टाइम में यू कैन कैच द बस। तो बस वॉज एट रेस्ट इनिशियली, यू वॉज 0, it starts accelerating with 1 meter per second square. A man who is standing 48 meter behind, 48 meter बोला है कि नहीं, yes, who is standing 48 meter behind the bus, 14 meter behind the bus, wants to catch the bus, and he starts running in with velocity of 10 meter per second. तो अभी बताओ कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि बस ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एस बी, है ना। तो बस ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो देखना पड़ेगा। तो बस ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, व्हाट इज एस, यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। यू तो 0 था बस के लिए, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो एस बी कितना आ गया, एस बी टी स्क्वायर बाई 2, इक्वेशन नंबर 1, बराबर, करेक्ट। तो बस ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, टी स्क्वायर बाई 2, लास्ट बेंच, यहाँ पे ध्यान, टी स्क्वायर बाई 2। तो जो भी पर्सन था, पर्सन, राइट, उसको, मैन को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, 48 प्लस एस बी, 48 प्लस एस बी। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मैन is 48 plus SB. So distance traveled by man is 48 meter plus SB. लेकिन distance traveled by man is running at constant velocity. What is distance traveled when someone runs at constant velocity? अरे वही इक्वेशन यूज करो ना, सेम इक्वेशन। जब स्पीड कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है, 0। तो जैसे तुमने एस बी निकाला, वैसे एस एम निकाल लो। व्हाट इज एस एम, यू एम टी प्लस 0, क्योंकि एक्सेलरेशन बस का था, मैन का था क्या, नहीं। तो व्हाट इज एस एम, व्हाट इज एस एम, यू एम इंटू टी। व्हाट इज यू एम, 10 इंटू टी, इक्वेशन नंबर 2। लेकिन हमको डायग्राम तो दिख रहा है ना, व्हाट इज एस एम, 48 प्लस एस बी। देयरफॉर फ्रॉम 1 to 3, from equation number 1, 2 and 3, 1 2 3, what is sm, what is sm, 10t equal to 48 plus what is sb, t square by 2 multiply by 2, so 20t equals to 96 plus t square. So therefore you have t square minus 20t plus 96 equals to 0, बराबर। रूट्स क्या आते हैं इसके, 12 8 जा 96,
तो टी स्क्वायर माइनस 12t माइनस 8t प्लस 96 इक्वल्स टू 0। बराबर है, बराबर है, करेक्ट है। पहले दो में से क्या कॉमन निकला, t, तो t माइनस 12, फिर क्या कॉमन निकला, -8 तो t माइनस 12 इक्वल्स टू 0। मतलब t माइनस 12 इंटू टी माइनस 8 इक्वल्स टू 0। मतलब t 12 सेकेंड है या फिर t कितना है, 8 सेकेंड है। आंसर में 8 सेकेंड है तो हम लोग 8 सेकेंड टिक करेंगे। डन। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। A man throws ball with same speed. A man throws balls, मतलब एक से ज्यादा बॉल की बात हो रही है यहाँ पे अब। With same speed vertically upwards, one after the other at an interval of 2 seconds. What should be the speed of the throw so that more than two balls are in the sky at any time? Take G value as 9.8 meter per second square. Okay, good question. थोड़ा सा आपको यहाँ पे लॉजिक लगाना पड़ेगा। सो देयर इज अ मैन हु इज थ्रोइंग बॉल्स इन एयर वन आफ्टर द अदर। एक बॉल थ्रो किया, फिर दूसरा थ्रो किया, फिर तीसरा थ्रो किया, चौथा थ्रो किया। हर 2 सेकंड में, हर 2 सेकंड के इंटरवल में वो एक एक बॉल ऊपर थ्रो कर रहा है। तो विथ व्हाट स्पीड शुड ही थ्रो द बॉल सो दैट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, कम से कम, क्या बोला है, कम से कम, हाउ मेनी बॉल्स इन एयर सो दैट मोर देन टू, दो से ज्यादा होने चाहिए। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा होना चाहिए। तो 2 से ज्यादा, तो लेट अस टेक द मिनिमम वाला केस, 2 से ज्यादा इज 3। तो 3 बॉल को अगर एक साथ एयर में रहना है, यू शुड अंडरस्टैंड व्हेन दे से दे शुड बी इन एयर, क्योंकि बॉल थ्रो करोगे तो वापस भी नीचे आने वाला है, राइट। तो ऐसा हुआ कि पहला बॉल थ्रो किया, दूसरा बॉल थ्रो किया, तीसरा थ्रो करने के उससे पहले ही एक बॉल नीचे आ गया, वैसा नहीं होना चाहिए। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट थिंग, at any instant of time minimum 3 balls should be in air, minimum 3। तो एक काम करते हैं, हर बार कितने टाइम के बाद बॉल थ्रो किया, 2 सेकेंड। तो देखो ये जब पहला बॉल थ्रो किया होगा तब टाइम की वैल्यू 0 थी। जब दूसरा बॉल थ्रो किया तो टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड हो गई। जब तीसरा थ्रो किया तो और 2 सेकेंड हो गया, तो टोटल 4 सेकेंड हो गए। बराबर, करेक्ट। इसका मतलब ये भी होता है कि जो भी बॉल है वो नीचे 4 सेकंड से पहले आना ही नहीं चाहिए। मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होना चाहिए, कम से कम 4 सेकेंड। सो फॉर मोर देन 2 बॉल्स टू बी इन एयर, मतलब फॉर 3 बॉल्स टू बी इन एयर, फॉर 3 बॉल्स टू बी इन एयर, टाइम ऑफ फ्लाइट शुड बी ग्रेटर देन 4 सेकेंड। क्योंकि पहला बॉल जब थ्रो किया, फिर दूसरा थ्रो किया तो 2 सेकंड का डिफरेंस था, फिर तीसरा थ्रो किया तो और 2 सेकंड का डिफरेंस था। तो 3 बॉल में टाइम डिफरेंस कितना हो गया, 4 सेकंड। लॉजिक लगाना पड़ेगा, उसके बिना नहीं होगा। थ्रो 1 बॉल, देन थ्रो अनदर 2 सेकंड के बाद, देन थ्रो थर्ड बॉल और 2 सेकंड के बाद, तो टोटल 4 सेकंड। और उतने 4 सेकंड में कोई भी बॉल नीचे नहीं आना चाहिए, मतलब एयर में रहना चाहिए। इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट इज ग्रेटर देन 4 सेकंड। टाइम ऑफ फ्लाइट ग्रेटर देन 4 सेकंड का मतलब ये भी होता है, डू यू रिमेंबर हमने टाइम ऑफ फ्लाइट डिराइव किया था, नहीं आता है, कोई बात नहीं। इफ यू डू नॉट रिमेंबर दैट इज ओके, बट सिर्फ कैसे डिराइव करते पता होना चाहिए। सपोज ये टाइम ऑफ एसेंट है। टाइम ऑफ एसेंट मतलब ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए कितना टाइम लगा, उसको टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं। और मैंने बताया था कि जितना टाइम ऑफ एसेंट होता है उतना ही टाइम ऑफ डिसेंट होता है, और टाइम ऑफ फ्लाइट होता है टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। तो हो जाता है 2 टाइम्स ऑफ टाइम ऑफ एसेंट। तो सबको तुमको टाइम ऑफ एसेंट फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, फाइनल वेलोसिटी कितना है, 0 है। इनिशियल तो 0 हो ही नहीं सकता, नहीं तो बॉल ऊपर जाएगा ही नहीं। तो v इक्वल्स टू यू प्लस 80 लगा लो। तो v इक्वल्स टू यू प्लस 80 अगर लगाओगे तो v तो 0 है, u और माइनस g है, माइनस जी क्यों, अगेंस्ट ग्रेविटी है, और t की जगह पे क्या लिखोगे, ta। तो यहाँ से क्या मिल गया, u इक्वल्स टू जी टी ए। मतलब तुमको यहाँ से ta क्या मिल गया, ta क्या मिल गया, u बाई जी। तो व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, 2 टाइम्स ऑफ टाइम ऑफ एसेंट, तो 2u बाई जी। अभी अगली बार से याद रखना, दिस इज 2u बाई जी। और मैंने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन भी सिखाया था, तो वो भी डायरेक्ट अप्लाई कर लोगे तो भी चलता है। टाइम ऑफ फ्लाइट और प्रोजेक्टाइल मोशन याद है तुमको,
बताओ बताओ, याद है? अरे कैसे भूल गए? टू यू साइन थीटा बाय जी, ऐसे था ना। अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट को, प्रोजेक्टाइल को डायरेक्ट वर्टिकली ऊपर थ्रो करता हूँ तो एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री। कितना बनता है? व्हाट इज साइन 90? 1। तो आ गया ना वापस टू यू जी पे, टू यू बाय जी पे। तो वैसा भी चलेगा, कोई बात नहीं है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो 4 सेकंड से बड़ा होना चाहिए। ये एक्स्ट्रा पार्ट है, इट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एनीवेज। तो टाइम ऑफ फ्लाइट शुड बी ग्रेटर देन 4 सेकेंड। इसका मतलब टू यू बाई जी शुड बी ग्रेटर देन 4 सेकेंड। इसका मतलब u should be greater than 2g, which means that u should be greater than 2 into 9.8, मतलब 19.6 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा स्पीड होना चाहिए। तो 19.6 मीटर से ज़्यादा, 19.6 मोर देन 19.6, ऑप्शन डी। चलो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, at a metro station at a metro station, have you been to metro station sometimes? No, but you, of course, malls में तो गए होंगे। हाँ, तो मॉल्स में आपने देखा होगा या एयरपोर्ट्स पे देखा होगा या मेट्रो स्टेशन पे देखा होगा, वहाँ पे एस्केलेटर्स होते हैं दैट टेक यू फ्रॉम वन फ्लोर टू द अदर फ्लोर। कभी कभी वो बंद भी होते हैं, तो जब बंद होते हैं तो चल के जाते हो। राइट, ऐसा खुद चल के जाते हो। अगर वो चालू होते तो बस खड़े रह जाते हो, वो तुमको छोड़ देते हो ऊपर तक। कभी ज़्यादा घाई हो तो वो भी चलता, तुम भी चलते हो। बस वही क्वेश्चन है अब। एट अ मेट्रो स्टेशन अ गर्ल वॉक्स अप अ स्टेशनरी एस्केलेटर, मतलब एस्केलेटर इज नॉट वर्किंग, द गर्ल हैज टू वॉक इन टाइम t1। इफ शी रिमेन स्टेशनरी ऑन द एस्केलेटर, अभी वो स्टेशनरी और एस्केलेटर चल रहा है, देन द एस्केलेटर टेक हर अप इन टाइम t2। द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एस्केलेटर विल बी। अब एस्केलेटर भी चल रहा है और गर्ल भी वॉक कर रही है, तो कितना टाइम लगेगा इन टर्म्स ऑफ t1 एंड t2, ऐसा क्वेश्चन है। अ गुड क्वेश्चन। तो थोड़ा सा तुमको यहाँ पे इमेजिन करना पड़ेगा। लेट्स से दिस इज ग्राउंड फ्लोर, दिस इज फर्स्ट फ्लोर, एस्केलेटर इज गोइंग टू टेक गर्ल फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू फर्स्ट फ्लोर। व्हेन द एस्केलेटर इज स्टेशनरी, case 1 escalator is stationary, so the girl walks up and takes time t1, and you should know, of course, ये जो एस्केलेटर का हाइट है ना, इसको मैं L बोल देता हूँ। मतलब चाहे वो case 1 हो, मतलब गर्ल वॉक कर रही हो, या फिर एस्केलेटर मूविंग हो, या फिर दोनों मूविंग हो, डिस्टेंस कितना कवर होने वाला है वो वर्टिकल डायरेक्शन में? L। हम हॉरिजॉन्टल की बात नहीं कर रहे हैं, मुझे पता है हॉरिजॉन्टल में भी यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। हमको सिर्फ बात करनी है वर्टिकल की। किसकी बात करनी है? वर्टिकल। किसकी बात करनी है? वर्टिकल। वेरी गुड। तो पहले केस में स्पीड v1 क्या आएगा? व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम, बराबर। तो गर्ल का स्पीड ऑन एस्केलेटर इज v1 इक्वल्स टू L by t1। in case number 2, when girl was stationary but escalator was moving, तो उस केस में टाइम कितना लग गया? t2। वेलोसिटी ऑफ द एस्केलेटर इज अगेन डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस सेम ही है, वर्टिकल डायरेक्शन में L डिस्टेंस ही कवर होने वाला है। नाउ both are moving, so when both are moving in the same direction, अभी यहाँ थोड़ा होता है कंफ्यूजन, क्योंकि मैंने तुमको रिलेटिव वेलोसिटी जब बताया था, मैंने क्या बोला था, जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो क्या होता है? माइनस, और जब अपोजिट में हो तो प्लस। ऐसा बताया था ना मैंने ही बताया रिलेटिव वेलोसिटी। मैंने तुमको ये एग्जांपल भी दिया था कि तुम 40 किलोमीटर के स्पीड पे हो और तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ में चल रहा है 40 किलोमीटर के स्पीड पे। 40 तो तुम एक दूसरे के लिए रेस्ट पे हो, लेकिन वही अगर सामने से आ रहा होगा तो 40 + 40 80 मेजर होता है। तो जब सेम डायरेक्शन हो तो क्या होता है? माइनस, और जब अपोजिट हो तो क्या होता है? प्लस। तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस होगा? नहीं होगा। वही तो मेन पॉइंट है। वहां पे तुम और तुम्हारा फ्रेंड, दे वे आर मूविंग पैरेलल।
राइट। यहाँ पे एस्केलेटर के ऊपर तुम चल रहे हो, दोनों में डिफरेंस है। पहले केस में तुम ग्राउंड पे चल रहे थे, तुम्हारा दोस्त भी ग्राउंड पे चल रहा था, तुम दोस्त के ऊपर नहीं चल रहे थे। यू हैव टू अंडरस्टैंड, रिलेटिव वेलोसिटी का जो केस है ना, उसमें दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को पैरेलल जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहाँ पे एस्केलेटर के ऊपर गर्ल इज वॉकिंग, तो इस अभी लॉजिकली सोचो, प्लेटफॉर्म स्टेशनरी है, ठीक, मैं इस पे चलता हूँ इन दिस डायरेक्शन, आई टेक सम टाइम, नाउ आई स्टैंड एंड द प्लेटफॉर्म मूव्स, इट टेक्स सम टाइम t2, नाउ आई वॉक ऑन द मूविंग प्लेटफॉर्म इन द सेम डायरेक्शन में, जल्दी पहुंचूंगा ना, जल्दी पहुंचूंगा, बराबर। तो बताओ सेकंड केस में व्हाट विल बी वेलोसिटी, थर्ड केस में व्हाट विल बी वेलोसिटी, v1 प्लस v2, बराबर, गुड। क्योंकि यहाँ पे एक सरफेस के ऊपर दूसरे पर्सन का मोशन है, तो माइनस से नहीं होता है, माइनस उल्टा जब सामने से आएगा तब होगा। लिफ्ट ऊपर जा रही है, तुम नीचे आने की कोशिश कर रहे हो, तो ज्यादा टाइम लगेगा ना। थोड़ा प्रैक्टिकली भी सोचो, होता है ना ऐसा कभी कभी, घाई होती है हमको जाना है नीचे, लेकिन हमको दिखा एस्केलेटर जो ऊपर आ रहा है, फिर हम उस पर ही नीचे आने की कोशिश करते हैं, तो इट टेक्स मोर टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, व्हाट वाज v1 L बाई T1 प्लस L बाई T2, L हो गया कैंसल, तो 1 बाई टी इक्वल्स टू 1 बाई T1 प्लस 1 बाई T2, 1 बाई T2, तो 1 बाई टी इक्वल्स टू T2 प्लस T1 अपॉन T1 इंटू T2, तो व्हाट इज T इज T1 इंटू T2 अपॉन T1 प्लस T2, हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी, डन। तो अभी इसको तुम एज अ डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। अगर ऐसा क्वेश्चन आया, अ गर्ल वॉक्स अप स्टेशनरी एक्सेलेरेटर इन 5 seconds, right, and when the girl was stationary and accelerator was moving, the accelerator took 10 seconds, so what is the time taken by the girl to walk on a moving escalator? क्या आएगा, 5 into 10 upon 5 plus 10, 50 by 15, that is 3 point something, 3 point something ही आएगा ना वो, 50 by 15, तो 3 point something आएगा वो आंसर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन OX, तो एक पार्टिकल है जो एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव हो रहा है OX एट अ टाइम t in seconds, the distance x in meters of the particle from O is given by x equal to 40 plus 12t minus t cube। मतलब देखो ये पोजीशन ना टाइम पे डिपेंड कर रहा है, मतलब पोजीशन चेंज हो रहा है, दैट इज व्हाट इट मींस। जब पोजीशन चेंज होता है तो स्पीड होता है, पार्टिकल का स्पीड होता है। हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, तो पार्टिकल रेस्ट पे आने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मतलब पार्टिकल का वेलोसिटी जब जीरो होगा तब उसका कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ होगा। तो वापस एक बार क्वेश्चन समझ लो, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन at time t, the distance x of the particle is given by, तो distance covered by the particle ये टाइम पे डिपेंड करता है। आपको पूछा है कि रुकने से पहले बिफोर कमिंग टू रेस्ट वो पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, x इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है आपको, 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब। तो मुझे पहले बताओ व्हाट विल बी योर अप्रोच ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, हाउ डू यू प्लान टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करोगे। रुकने से पहले मतलब वेलोसिटी जीरो होगा, तो वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हो, गिवन पोजीशन x, तो वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हो, हाउ डू यू फाइंड आउट वेलोसिटी फ्रॉम पोजीशन, v इक्वल्स टू क्या होता है, dx बाई dt, पता होना चाहिए। अब डेरिवेटिव ऑफ x, तो 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब, इसका डेरिवेटिव, 40 का डेरिवेटिव कितना, 0, 12t में 12 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, dt ये तो 1 हो जाएगा, और व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ t क्यूब, 2t स्क्वायर कि 3t स्क्वायर, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n, n इंटू x रेज टू n माइनस 1, तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ t क्यूब, 3 इंटू t रेज टू 3 माइनस 1 मतलब 3t स्क्वायर, ये dt 1 हो गया, तो 12 माइनस
माइनस 3t²। टी क्यूब का डेरिवेटिव कितना होता है? 3t², बराबर। लेकिन उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि जब पार्टिकल रुक जाए, मतलब v कितना हो जाए? 0। तो अगर पार्टिकल रुक गया तो देयरफॉर पार्टिकल रुक गया तो v के लिए 0 डाल दो। 0 इक्वल्स टू 12 माइनस 3t²। तो 3t² इक्वल्स टू 12। ये हो गया 1 जा एंड 4 जा, 1 जा एंड 4 जा। व्हाट इज t²? 4। तो व्हाट इज t? 2 सेकेंड्स। तो यहाँ से तुमको टाइम की वैल्यू मिल गई। अब ये टाइम की वैल्यू सीधा इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना डिस्टेंस के, और वहां से डिस्टेंस मिल जाएगा। सो पार्टिकल कितने टाइम के बाद रुका? 2 सेकेंड के बाद। तो पुट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड इन इक्वेशन नंबर 1। so therefore x इक्वल्स टू 4t प्लस 12t, t की वैल्यू 2 है, माइनस t क्यूब मतलब 2 क्यूब। तो 4t प्लस 24, और व्हाट इज 2 क्यूब? 8 होता है ना? 8 होता है। हाउ मच इज दिस? 64 में से 8 गए 56। तो 56 मीटर डिस्टेंस कवर हो गया। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विक क्विक क्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक, रिलेटिव मोशन। अभी यहाँ पे आपको रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट यूज करने हैं। और 210 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग ड्यू नॉर्थ जे कैप at a speed of 25 meter per second. A small bird is flying due south minus j cap. A little above the train. ट्रेन के थोड़ा सा ऊपर एक बर्ड है which is flying due south with speed 5 meter per second. The time taken by the bird to cross the train is. गुड क्वेश्चन। क्योंकि ये क्वेश्चन और वो जो गर्ल वाला केस देखा था हमने, गर्ल एंड द एस्केलेटर, ये दोनों क्वेश्चन लगते सेम है नहीं, कंफ्यूज करने वाले केसेस है ये। जब एस्केलेटर मूविंग था और गर्ल उसी के ऊपर सेम डायरेक्शन में मूविंग थी तो वेलोसिटी का एडिशन था। यहाँ पे ट्रेन मूविंग है नॉर्थ, बर्ड मूविंग है साउथ, तो वेलोसिटी का एडिशन होगा कि सब्ट्रैक्शन होगा? क्या होगा? वापस गलत है। क्यों? क्योंकि कहाँ बोला है कि ट्रेन पे बर्ड मूव हो रही है? ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मूव हो रहा है, बर्ड भी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही मूव हो रहा है। यहाँ पे बर्ड का मोशन ट्रेन पे नहीं है, बर्ड एयर में है, ट्रेन ग्राउंड पे है। ट्रेन का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ है, बर्ड का विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ है। तो ये दो क्वेश्चन लगते बहुत सेम है लेकिन दोनों अलग अलग केसेस है। और थोड़ा लॉजिकली भी सोचना, ऑलवेज कीप योर लॉजिकल थिंकिंग विथ यू। तो ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल चलो एक केस लेते हैं कि जिसमें ट्रेन स्टेशनरी था, सिर्फ बर्ड मूविंग है, तो बर्ड को ट्रेन क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? या फिर टाइम ही पूछा है ना, 5 मीटर पर सेकंड का स्पीड है बर्ड का, ट्रेन का लेंथ कितना है? 210। तो 210 मीटर कवर करने में उसको कितना टाइम लग जाएगा? व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो व्हाट इज टाइम? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। व्हाट इज डिस्टेंस? 210। व्हाट इज स्पीड? 5। व्हाट इज 210 बाय 5? 42 सेकेंड्स लग जाएंगे। सही है? पक्का? श्योर? अब अगर ये ट्रेन मूविंग होता जो है ड्यू नॉर्थ और बर्ड भी नॉर्थ में जाता, ट्रेन भी नॉर्थ में जा रहा है और बर्ड भी नॉर्थ में जा रहा है, राइट? तो अभी कितना टाइम लगेगा? व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन? 25। व्हाट इज द स्पीड ऑफ बर्ड? कभी कर ही नहीं पाएगा, इन्फिनाइट टाइम, क्योंकि ट्रेन उसको पीछे छोड़ के आगे निकल गया। 25 मीटर पर सेकेंड का स्पीड है ट्रेन का, तो बर्ड कभी क्रॉस कर ही नहीं पाएगा क्योंकि बर्ड इज मूविंग स्लोअर। ट्रेन निकल गया आगे, तो होगा ही नहीं वो। अब उल्टा सोचो, ट्रेन नॉर्थ में जा रहा है और बर्ड साउथ में आ रहा है, राइट? तो अब टाइम कम लगने वाला है क्योंकि थोड़ा बर्ड जा रहा है, थोड़ा ट्रेन आ रहा है। तो ऐसे केसेस में रिलेटिव वेलोसिटी में डायरेक्टली क्या करना, आपको टाइम पूछा है ना, यू नो वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, है कि नहीं? ऐसा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सिर्फ एक काम कर लेना, रिलेटिव वेलोसिटी कर देना,
आर रिलेटिव, तो व्हाट इज टाइम? डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव वेलोसिटी, वी रिलेटिव। और यहाँ पे मोशन अपोजिट डायरेक्शन में था, यस। वो एक दूसरे के ऊपर है क्या? नहीं। तो ऐड होगा कि माइनस होगा? ऐड होगा। तो डिस्टेंस तो 210 है, ट्रेन का स्पीड 25 और बर्ड का 5, तो कितना हो गया? 7। तो 7 सेकेंड विल बी द टाइम टेकन, हो गया ऑप्शन नंबर बी। एंड कैन यू थिंक इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ आ सकता है क्योंकि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फ्लाइट्स, फ्लाइट्स। जब आप फ्लाइट लेते हो ना एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाने के लिए, तो अगर अर्थ रोटेट होता ही नहीं तो ज़्यादा टाइम लगता, और अर्थ रोटेट हो रहा है तो नॉर्मली दे ट्राई टू सेट द रूट अपोजिट टू दैट ऑफ अर्थ रोटेशन। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ? वेस्ट टू ईस्ट, इसलिए सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। तो क्योंकि अर्थ का रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट है तो फ्लाइट के डायरेक्शन ईस्ट से वेस्ट होते हैं। लुक एट द रूट ऑफ द फ्लाइट्स, तुमको सारे फ्लाइट्स एशिया से यूएस की तरफ जाते हुए जो है ना, वो तुमको मिडल ईस्ट से या फिर यूरोप के ऊपर से जाते हुए दिखेंगे। यू विल नेवर फाइंड, वेरी रेयर ऑफ रेयर, रेयरेस्ट ऑफ रेयर, तुमको उल्टे साइड से फ्लाइट ही नहीं मिलने वाला। यू विल नॉट फाइंड अ फ्लाइट विच गोज फ्रॉम इंडिया टू यूएस थ्रू इंडोनेशिया एंड दैट पार्ट, फॉर द सेम रीजन। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है। अगला क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, नाइस क्वेश्चन। A police jeep is chasing with velocity 45 km per hour a thief in another jeep moving with velocity of 153 km per hour। तो ये मूवी का सीन हो गया अब। धूम धूम धूम। चोरों के पास बहुत हाईफाई गाड़ी है, 153 किलोमीटर पर आवर। पुलिस का गाड़ी बहुत स्लो है, 45 किलोमीटर पर आवर। फिर पुलिस क्या करेगा? गन निकालेगा, शूट करेगा, उसका टायर वायर को शूट करेगा, तब जाके उसका गाड़ी रुकने वाला है ना चोर का। तो देखो यही होने वाला है, पुलिस फायर्स अ बुलेट विथ मदर वेलोसिटी ऑफ 180 मीटर पर सेकेंड। मदर वेलोसिटी मतलब तुमको पता है, गन में कोई भी गन हो या राइफल, उसमें पाइप होता है, उस पाइप से जब बाहर निकला बुलेट तब उसका जो वेलोसिटी था उसको बोलते हैं मदर वेलोसिटी। तो पाइप से जैसे ही बाहर निकला वेलोसिटी बुलेट, उसका वेलोसिटी होता है मजल। कितना मजल वेलोसिटी है? 180 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट टाइम से इसको इनिशियल स्पीड मान लेना, द वेलोसिटी विथ विच इट विल स्ट्राइक द कार ऑफ द थीफ। तो जो चोर की गाड़ी को गोली लगेगी वो कितने स्पीड से लगेगी? वेरी गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। तो ऐसा है, यू हैव अ पुलिस जीप एंड देन यू हैव द व्हीकल ऑफ थीफ। चेजिंग बोला है तो डेफिनेटली, बट ऑब्वियस डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम है। तो ये थीफ का गाड़ी है, I call it as T. It is moving with some speed Vt which is 153 km per hour. 153 km per hour मतलब 5/18 मीटर पर सेकेंड। बराबर, सही है, गुड। What is 153 into 5/18? 18 का टेबल? नो, more or less, नो नो, 153 है ना? चलो ठीक है, फिर उसको वैसे ही रखो, कोई बात नहीं, डू नॉट कन्वर्ट, कीप इट लाइक दैट ओनली। ओके, वैसे तो कन्वर्ट कर सकते थे बट एनीवेज। तो ये पुलिस का जीप है। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ पुलिस? 45 किलोमीटर पर आवर मतलब 5/18 मीटर पर सेकेंड। फिर इसको भी वैसे ही रखो, कीप इट लाइक दैट ओनली, देखते हैं बाद में। वैसे तो तुमको पता होना चाहिए 1 + 5 + 3 तो सम इज 9, दिस इज सम 9, 6 का 3 का फैक्टर है ये, तो 3 का बता दो। दिस इज हाउ मच? 51 एंड दिस इज हाउ मच? 6। बराबर, वापस से 3 का फैक्टर है क्या? है, बताओ। 17 जा और 2 जा, बराबर। हाउ मच इज 17 into 5? 170 का आधा कितना होता है? अरे 85 होता है ना, कितना होता है? 85 का आधा कितना होता है? 42.5, तो 42.5 मीटर पर सेकेंड है वो। और ये कितना है? ये 9 2 है और ये 9 5 है, ये 25/2 मतलब 12.5।
12.5 मीटर पर सेकेंड है ये, 12.5 मीटर पर सेकेंड है ये। अब पुलिस ने फायर कर दिया बुलेट, और बुलेट का डायरेक्शन है ऑफ कोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ थीफ विथ वेलोसिटी ऑफ, व्हाट इज बुलेट का वेलोसिटी? 180 मीटर पर सेकेंड। चलो ये मीटर पर सेकेंड में ही दिया है। तो जब ये बुलेट थीफ के गाड़ी को लगेगा तो तब उसका स्पीड कितना होगा, ऐसा आपसे पूछा है। दैट इज द क्वेश्चन ओवरऑल। तो हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? सबसे पहले मैंने अभी बोला वो जो गर्ल का केस था ऑन अ मूविंग एस्केलेटर, मैं तभी बता दिया था कि अगर गर्ल स्टेशनरी एस्केलेटर पर चल रही है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर एस्केलेटर मूविंग है, गर्ल स्टेशनरी है, तो भी टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन दोनों मूविंग है सेम डायरेक्शन में तो टाइम कम लगेगा। मतलब जब दोनों मूविंग हो, जैसे यहाँ पे बुलेट का स्पीड 180 है, लेकिन बुलेट खुद एक चलती हुई गाड़ी से शूट किया गया है, तो बुलेट का जो स्पीड होगा, एक्चुअल स्पीड ऑफ जो बुलेट आएगा, बुलेट का जो स्पीड होगा वो पता है क्या होगा? एक्चुअल स्पीड पता है क्या होगा? इट विल बी द स्पीड ऑफ बुलेट प्लस द स्पीड ऑफ पुलिस व्हीकल। चलती हुई गाड़ी से जब तुम शूट करते हो सेम डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी हो जाता है एडिशन, और उल्टी डायरेक्शन में गाड़ी जा रहा है आगे, तुम शूट कर रहे हो पीछे, तो हो जाता है माइनस। क्या होता है? माइनस। तो राइट, बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ मूविंग व्हीकल इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ व्हीकल, तो बीच में प्लस होगा। इफ द बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ मूविंग व्हीकल इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ मोशन, तो क्या होगा? माइनस। तो यहाँ पे बुलेट ऑफकोर्स इधर ही मारना है, चोर उधर है तो उसको मारना है, पीछे मार के क्या करोगे? बराबर। तो वो आ जाएगा 180 प्लस हाउ मच? 12.5, तो कितना हो गया? 192.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक। अब ये बुलेट जब उसको लगेगा, अब देखो, बुलेट एक ऑब्जेक्ट है, थीफ दूसरा ऑब्जेक्ट है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, रिलेटिव मोशन में सेम डायरेक्शन में माइनस होता है कि नहीं होता है? यस, राइट। तो 192.5 में से इसका स्पीड माइनस करना पड़ेगा आपको। तो देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ बुलेट व्हेन इट हिट्स द थीफ, मतलब व्हीकल ऑफ थीफ, इज एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस द वेलोसिटी ऑफ थीफ। मतलब 192.5 में से 42.5 माइनस कर लेना, तो कितना हो गया? 152, 150 है ना, 150, ठीक है, 150 मीटर पर सेकेंड, 150 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए। अब सही है, गलत कुछ नहीं है, सिर्फ इसका एक अदर वे राउंड भी सोचो। अगर सामने से चोर आ रहा होता, वैसे तो कभी ऐसा होगा नहीं, वो भी आएगा सामने से, तो उसको मरना थोड़ी है, तो उसके इसमें स्पीड क्या होता? 150, 192.5 प्लस 42.5, तो जो भी वैल्यू आएगी वो 225 के आसपास जो भी आएगा वो। अब आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ में सोचो, क्योंकि मोशन को आपको प्रैक्टिकल लाइफ में सोचना पड़ेगा। आप अभी आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू प्ले गेम्स, जो हम तो बहुत खेलते थे, बहुत सारे गेम्स थे। एक था जो बॉल उठा के मारना होता था, फिर हाँ, आई डोंट नो द नेम नाउ, आई फॉरगॉट। तुमको जो मार रहा है तुम उससे दूर ही भागोगे ना, है ना? बराबर। लग भी गया तो ज्यादा जोर का नहीं लगता। और इमेजिन कोई तुमको मार रहा है बॉल से और तुम उसके सामने जा रहे हो और उसकी तरफ, फिर बहुत जोर का लगेगा। वो क्यों लगेगा? ये फिजिक्स बता रहा है। तुम दूर जाओगे तो वेलोसिटी माइनस होती है, और अगर सामने से आओगे तो जोर से लगने ही वाला है फिर। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक, मोशन अंडर ग्रेविटी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है इस टॉपिक के। पहला क्वेश्चन,
टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस, हमारे पास दो बॉडीज है विथ मासेस एम ए एंड एम बी, आर ड्रॉप्ड, जब ये वर्ड यूज किया और ड्रॉप मतलब इनिशियल स्पीड जीरो होता है, तो आर ड्रॉप फ्रॉम टू डिफरेंट हाइट्स ए एंड बी, एक को तुमने ए हाइट से ड्रॉप किया, दूसरे को तुमने बी हाइट से ड्रॉप किया, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द टू टू कवर दिस डिस्टेंसेस आर। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मान लेते हैं ग्राउंड लेवल है, लेट्स से दिस इज ग्राउंड लेवल, ए हाइट से तुमने एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, बी हाइट से तुमने दूसरे ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, सो दिस इज बी हाइट, दिस इज ए हाइट। आपको पूछा है ये ए डिस्टेंस कवर करने में और बी डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगा उसका रेशियो क्या है। सबसे पहले इन बोथ द केसेस दे आर टेलिंग यू डिस्टेंसेस, मतलब एस तो आना चाहिए इक्वेशन में, एंड दे आर आस्किंग यू टाइम, तो टी भी आना चाहिए इक्वेशन में, तो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। और दोनों केसेस में ड्रॉप बोला है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, तो प्लस a/2, a क्या है g, क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी तो a इक्वल टू जी टी स्क्वायर बराबर, लेकिन g पहले केस के लिए दूसरे केस के लिए क्या होगा सेम होगा, इसका मतलब ये कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, इसका मतलब s इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया टी स्क्वायर। कांस्टेंट्स को रेशियो लेना हो ना तो कांस्टेंट्स वैसे भी कैंसिल होने वाले हैं तो लिखना ही नहीं, तो रूट ऑफ s इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया t, तो टाइम टेकन बाय a टाइम टेकन बाय b इज रूट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय a डिस्टेंस कवर्ड बाय b, व्हाट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय a, इट इज a एंड बाय b इज b, तो रूट ऑफ a बाय b, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, an object is projected upward with velocity of 100 meter per second, it will strike the ground after, क्या पूछा है टाइम ऑफ फ्लाइट, ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स, ग्राउंड से ऊपर थ्रो किया वापस ग्राउंड पे कब आके हिट करेगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट। अभी देखा था व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन 2u/g, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u/g, हाउ मच इज u 100 और g की वैल्यू 10 ले लो, तो कितना आ गया 20 सेकेंड्स, तो हो गया ऑप्शन नंबर बी, खत्म डन। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। अ बॉडी इज रिलीज, रिलीज का मतलब इनिशियल स्पीड इज 0, सो बॉडी इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट h, टावर मतलब एक बिल्डिंग जिसका हाइट है h, वहां से बॉडी को रिलीज कर दिया, इट टेक्स t सेकेंड टू रीच द ग्राउंड, ग्राउंड तक आने में उसको t सेकेंड लग गए, वेयर विल बी द बॉल आफ्टर t/2 सेकेंड, तो आधे टाइम पे वो कहाँ तक पहुंचा है ऐसा पूछा है आपको, कहाँ तक पहुंचा है। चलो मान लेते हैं ग्राउंड लेवल है, मान लेते हैं ये टावर है, टावर जिसका हाइट कितना है h, कितना हाइट है इसका h, और यहाँ से एक बॉल को तुमने रिलीज कर दिया इसके टॉप से, यहाँ से एक बॉल तुमने रिलीज कर दिया, उसको ग्राउंड तक आने में टाइम कितना लगता है t, इट टेक्स t सेकेंड टू रीच द ग्राउंड, मतलब उसको यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लग जाता है t, मतलब h डिस्टेंस कवर करने में टाइम लगता है t, तो आधे टाइम के बाद t/2 टाइम के बाद वो कहाँ पे होगा, तो बताओ कहाँ पे होगा, और कभी भी ऑप्शंस भी पढ़ लेना साथ साथ में, इन टर्म्स ऑफ h दिया है, मतलब इन टर्म्स ऑफ द हाइट ऑफ द टावर, इसके टर्म्स में आपको निकालना है। तो सबसे पहले व्हाट यू शुड डू इज यू शुड यूज s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, फॉर द सेम रीजन कि आपको डिस्टेंस h बताया है, टाइम t बताया है और पूछा है t/2 टाइम के बाद उसका हाइट मतलब उसका पोजीशन क्या होगा, तो आपको ऐसा इक्वेशन यूज करना पड़ेगा जिसमें s और t दोनों हो, वो एक ही इक्वेशन है, और u तो 0 है तो s इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर आ जाएगा, एक ही जगह पे g लिखोगे, और पूरा हाइट कवर करने में टाइम t लगा था तो हाफ gt स्क्वायर, h इज हाफ gt स्क्वायर। फिर हमको ये देखना है कि t/2 टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया h डैश, तो एक काम करते हैं ऐसा काम करते हैं कि
ऐसा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि t/2 टाइम में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एच डैश। एच डैश बोलना है एच डैश बोलो, तुमको इसको S1 बोलना है S1 बोलो, नाम रखना वो तुम्हारे ऊपर है, क्या नाम देना है दे दो। और बचे हुए t/2 टाइम में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, S2, राइट। तो पहले तो मेरे को बताओ ये S1 क्या आएगा, S1 ये 0, क्योंकि स्टार्ट में स्पीड कितना था 0, प्लस हाफ ए के यहाँ पे क्या लिखोगे g, और t के यहाँ पे क्या लिखोगे t/2 स्क्वायर। तो S1 इक्वल्स टू क्या हो गया, GT² बाय 4 आ गया क्या ऐसा, यस बराबर। तुमको क्या फाइंड करना है S2, क्यों, क्योंकि फ्रॉम द ग्राउंड मतलब डिस्टेंस क्या फाइंड करना है S2, बराबर, वेरी गुड। तो व्हाट इज S1 प्लस S2, व्हाट इज S1 प्लस S2, H, तो व्हाट इज S2, H माइनस S1, व्हाट इज H, हाफ GT², व्हाट इज S1, हाफ GT² बाय 4, सही है, करेक्ट है ना, करेक्ट ही है, करेक्ट है यहाँ ध्यान दो। तो हाफ GT² आ गया कॉमन, तो पहले टर्म में क्या बचा 1, दूसरे में क्या बचा 1/4, व्हाट इज 1/4, 3/4। और बाय द वे ये हाफ GT² पता है कौन था, ये H था, कौन था ये H, और ये कौन है ये 3/4, तो 3H/4 फ्रॉम द ग्राउंड, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अच्छा बाय द वे ये 3H/4 ग्राउंड से हुआ तो हाइट से कितना हुआ, H/4, S1 H/4। Question number 4, a particle is projected up with initial velocity of 80 feet per second. The ball will be at a height of 96 feet from the ground after, एक बॉल को हमने पार्टिकल को हमने ऊपर थ्रो कर दिया विथ अ स्पीड ऑफ 80 फीट पर सेकेंड, तो वो 96 फीट पे कितने टाइम में पहुंचेगा, ऐसा पूछा है, बराबर। तो वैसे तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है वैसे तो, आइडियली स्पीकिंग, क्यों, क्योंकि 80 फीट पर सेकंड का मतलब होता है 1 सेकंड में 80 फीट। तो जब थ्रो किया तो 1 सेकंड के बाद कितने हाइट पे है 80, बराबर, 2 सेकंड के बाद कितने हाइट पे पहुंचेगा 160, बराबर ना, करेक्ट ना। तो 96 फीट ये 1 सेकंड और 2 सेकंड के बीच में आता है क्या आंसर, आता है, हाँ, लेकिन बट ऑप्शन अगर आप देखोगे ना तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन दिया हुआ है ए, क्या दिया हुआ है ए, मतलब 2 से 3 सेकंड के बीच में ऐसा बोला है। अब ऐसा क्यों बोला तो चेक करना पड़ेगा, वापस से स्टोरी वही है, क्या दिया है स्पीड, क्या दिया है डिस्टेंस, स्पीड और डिस्टेंस, और क्या पूछा है टाइम, इनिशियल स्पीड दी है, ना, डिस्टेंस मतलब u और s पता है, और क्या पूछा है t, तो कौन सा इक्वेशन, s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at², मतलब s इक्वल्स टू ut माइनस हाफ GT², माइनस हाफ क्यों, बिकॉज द मोशन इज अगेंस्ट द ग्रेविटी। अब एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि s फीट में है, u भी फीट पर सेकंड में है, लेकिन g की वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, s को और u को, s को मीटर में कन्वर्ट करो, u को भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, या दूसरा ऑप्शन है g को मीटर पर सेकंड स्क्वायर से फीट पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करो, क्योंकि देखो ये फीट में था, ये भी फीट पर सेकंड में है, लेकिन g किस में है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो तुम्हारे पास दो ऑप्शंस है, एक तो तुम g को मीटर पर सेकंड स्क्वायर से फीट पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करो, या फिर तुम s और u को फीट से किस में लाओ मीटर में। आसान क्या है,
जी को कन्वर्ट करना, तो जी की जो वैल्यू है ना वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अच्छा मेरे को बताओ 1 मीटर में कितने फीट होते हैं? तीन तीन नहीं होते हैं, 3.28 होता है। तो 3.28 होता है, 3.28 फीट पर सेकेंड पर आ जाएगा ये, राइट। तो इसको सिर्फ हमको मल्टीप्लाई करना रहेगा, वो करेंगे बाद में। अभी एस में एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर में एस की वैल्यू कितनी है 96, यू की वैल्यू कितनी थी 80, और टी तो वैसे भी फाइंड ही करना है। 1/2 जी कितना आया 9.8, 9.8 इंटू कितना है 3.28, 3.28 इंटू टी स्क्वायर। वेरी गुड, वेरी गुड। सॉल्व करके बताओ, मुझे बताओ अभी। अरे 16 16 16 के फैक्टर्स है सारे के सारे, 16 के फैक्टर्स ही है लगभग लगभग, ऑलमोस्ट 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 ऑलमोस्ट। 2 से तो डिवाइड हो ही जाएगा ना, तो बताओ 4 पॉइंट, इसको 10 मान लो, इसको 32 मान लो, कितना हो गया 320, कितना हो गया? तो वही तो बोला लगभग लगभग, मैंने पहले ही बोल दिया लगभग लगभग। तो ये 96 है, ये 80t है, ये 10 मान लिया, इसको इसको 10 माना, इसको कितना माना 3.2, ये 10 और ये 3.2 कितना हो गया 32/2 टी स्क्वायर, है ना, बराबर। अभी ये हो गया तुम्हारा 1 एंड 16 था, 16 से डिवाइड कर लो, यू नो व्हाट इज 16 6 96, तो 16 से डिवाइड कर लिया, इसको भी और इसको भी, तो ये हो गया तुम्हारा 1 एंड 6 1 एंड 5 तो वैसे भी कैंसिल हो गया। ये माइनस टी स्क्वायर को इधर लाओ तो प्लस टी स्क्वायर हो गया, 5t को इधर तो माइनस 5t हो गया, और प्लस 6 इक्वल्स टू 0 आ गया, बराबर। फैक्टर्स 2 and 3, -2 -3, तो टी स्क्वायर -3t -2t प्लस 6 इक्वल्स टू 0, तो टी माइनस मतलब टी कॉमन निकाले ना, तो टी -3 -2 कॉमन निकाले तो टी -3 इक्वल्स टू 0, मतलब t -2 इंटू टी -3 इक्वल्स टू 0, मतलब t की वैल्यू या तो 2 सेकेंड होगी या तो फिर 3 सेकेंड होगी, तो 2 to 3 के बीच में। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, extremely simple. Next question. A boy standing at the top of tower of 20-meter height drops a stone, assuming g 10 meter per second square. The velocity with which it hits the ground is. क्या सिंपल सा क्वेश्चन है, 20 मीटर हाइट से एक स्टोन तुमने ड्रॉप कर दिया, तो जब वो ग्राउंड को हिट करेगा तो स्पीड कितना होगा, मतलब ड्रॉप करना मतलब u की वैल्यू 0 होना, ग्राउंड को हिट करेगा तब स्पीड कितना होगा मतलब फाइनल स्पीड पूछना, और 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया मतलब तुमको s की वैल्यू 20 मीटर बता देना, और g की वैल्यू 10 भी बता देना, और g होता है आपको पता है a। तो ऐसा कौन सा इक्वेशन है जो u v a और s को कनेक्ट कर ले, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो एक u तो 0 था, s को मैंने h मान लिया, तो ये हो गया 2gh, तो v कितना आ गया अंडर रूट ऑफ 2gh, तो v कितना हो गया 2 इंटू 10 इंटू h कितना है 20, 20 इंटू 20, 20 का स्क्वायर उसका रूट, तो कितना 20 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी।